हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है OSM डिजास्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडियाज एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट हैज़ अ पिक्यूलियर रिलेशनशिप विद दिस फॉर्म। कह रहा है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, संस्था है, उसका बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप है बदलाव के साथ। पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। इट अनाउंसेस इट लाउडली, मतलब कोई भी चीज़ जब वो नई चीज़ अनाउंस कर रहा होता है तो बहुत शोरगुल के साथ अनाउंस करता है। इम्प्लीमेंट्स इट हेस्टली, बहुत जल्दीबाजी में उसको लागू करता है। एंड देन रिट्रीट्स इनटू साइलेंस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और अगर कोई चीज़ गड़बड़ा जाती है या कुछ गलत हो जाता है तो वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं। द CBSE OSM controversy of 2026 is only the latest and perhaps the most damaging example of this pattern। कह रहा है कि ये जो पैटर्न हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, इस बार जो CBSE OSM की जो कंट्रोवर्सी हुई है 2026 की, वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और शायद सबसे ज़्यादा डैमेजिंग एग्जाम्पल है इस पैटर्न का। When CBSE introduced ऑन स्क्रीन मार्किंग फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस, कह रहा है कि जब CBSE ने ऑन स्क्रीन मार्किंग जो थी क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंट्रोड्यूस करी थी इस साल, इट प्रेजेंटेड इट एज अ लीप इनटू ट्रांसपेरेंसी एंड मॉडर्निटी। उसने इस चीज़ को इस तरीके से दिखाया था कि हम एक तरीके से बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस सिस्टम के साथ, मतलब एक छलांग मारने जा रहे थे ट्रांसपेरेंसी में कि कहीं भी कुछ गलत ना हो, एकदम फेयरनेस हो, और साथ ही साथ है आधुनिकता में। आंसर स्क्रिप्ट वुड बी स्कैन, इसमें होना क्या था कि जो आंसर स्क्रिप्ट थी वो स्कैन की गई थी, अपलोडेड टू अ स्क्रीन सिक्योर पोर्टल, एक सिक्योर वेबसाइट में इन स्कैन कॉपी को अपलोड किया गया था, एंड एवेल्यूएटेड डिजिटली बाई टीचर्स फ्रॉम देयर ओन स्कूल्स। और इन जो अपलोडेड कॉपियाँ थी इनको क्या कहते हैं, टीचर के द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया था, और वो टीचर अपने ही स्कूल से कर रहे थे क्योंकि इसकी डिजिटल कॉपी जो थी वो पोर्टल में अपलोडेड थी। नो मोर फिजिकल ट्रांसपोर्ट, नो टोटलिंग एरर्स, नो डिलेज। अब पूरा सिस्टम का ये था कि अब कोई ना तो कोई फिजिकल ट्रांसपोर्ट की चिंता नहीं है कि कॉपीज जा रही हैं, टीचर को इधर उधर जाना है, तो फिजिकल ट्रांसपोर्ट मामला बंद हो गया। साथ ही साथ अब क्या है कि टोटल एरर भी नहीं होनी थी और किसी चीज़ में डिले भी नहीं होना था। द पिच वॉज इम्पैकेबल, कह रहा है कि जो पूरी प्लानिंग थी उसमें कोई समस्या नहीं थी। द एग्जीक्यूशन वॉज नॉट, मगर इन्होंने जो प्लानिंग करी थी उसका सही से एग्जीक्यूशन नहीं किया, मतलब उसको ठीक से किया नहीं गया। वॉट अनफोल्डेड आफ्टर रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन May 13 वॉज बाई एनी ब्रदर अ क्राइसिस। कह रहा है कि 13 मई के बाद जब रिजल्ट जब डिक्लेयर्ड हो गए, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, चाहे किसी मानक से उसे देखा जाए तो वो एक संकट थी। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड शॉकिंगली लो मार्क्स, जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि उनके बहुत कम मार्क्स आए हैं। दैट बोर नो रिसेंबल्स टू देयर प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस, जो कि किसी तरीके से भी ये जो मार्क्स थे मेल नहीं खा रहे थे उनकी प्रिपरेशन के साथ और जो उनकी परफॉर्मेंस थी पेपर वाले दिन उसके साथ। मैनी आंसर शीट्स हैड बीन स्कैन्ड विद ब्लड और इलेजिबल इमेजेस। कह रहा है कि बहुत सी ऐसी आंसर शीट थी जिसको स्कैन किया गया था मगर वो ब्लड इमेज थी, मतलब धुंधली इमेज थी, और इलिजिबल इमेजेस थी, मतलब उसमें आप पढ़ नहीं सकते हो, इस तरीके की स्कैन कॉपीज थी वो। मेकिंग फेयर एवोल्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कह रहा है कि सही तरीके से मूल्यांकन करना टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। द री एवोल्यूशन पोर्टल मैन फंक्शन अंडर लोड, और इसी वजह से जब लोगों के मार्क्स कम आए तो लोगों ने री एवोल्यूशन के लिए कॉपी को भेजा, तो जो पोर्टल जो बनाया गया था वो भी खराब हो गया, वो भी मैन फंक्शन हो गया। टीचर्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद अ सिस्टम दे हैड बियरली ट्रेड ऑन, कह रहा है कि टीचर्स जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे जिस सिस्टम के साथ, जिसमें उन्होंने शायद ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी, इन सम केसेस फॉर जस्ट 1 वीक, कह रहा है कि कुछ केसेस में तो सिर्फ एक ही हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी टीचर्स को इस नए सिस्टम के लिए। रिपोर्टेड स्क्रीन फटीग, वो टीचर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि उनको थकान हो रही है स्क्रीन वाली लगातार बैठने से। रिपीटेड करेक्शन, लगातार उनको करेक्शन करने पड़ रहे हैं। माउंटिंग एंजाइटी ड्यूरिंग द हाई स्टेक्स एवोल्यूशन पीरियड, और लगातार ये जो उनको मूल्यांकन करना पड़ रहा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है बढ़ती जा रही है इस दौरान। द रॉट इट टर्न्स आउट रैन डीपर, द रॉट इट टर्न्स आउट रैन डीपर क्या एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है समस्या जो है वो और ज़्यादा गहरी हो गई थी। द OSM contract was reportedly awarded to Hyderabad based
कोएम्प्ट एजुटेक। कह रहा है कि ये जो OSM का कॉन्ट्रैक्ट था तथाकथित रूप से हैदराबाद बेस्ड कोएम्प्ट एजुटेक था उसको दिया गया था। द लोएस्ट बिडर, जिसने सबसे ज़्यादा कम बिड लगाई थी। मान लो कि अगर CBSE ने बोला होगा भैया ये कौन काम करेगा आकर, तो इसने बोला होगा हम 10 करोड़ में कर देंगे, किसी ने बोला होगा हम 100 करोड़ में करेंगे, तो इसकी जो बिड थी वो सबसे कम थी, इसीलिए इसको मिल गया था। ओवर मोर इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स, और जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड प्लेयर थे, मतलब जो काफ़ी जिनको एक्सपीरियंस होगा ये सब कराने का, वो पैसा ज़्यादा मांग रहे होंगे। मगर इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा कि लोएस्ट बिडर है, इसको ही दे दिया और उन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी। A 19-year-old cyber security researcher then publicly disclosed multiple critical vulnerabilities in the OSM portal। कह रहा है कि जो 19 साल का ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर था, इसने लोगों के सामने बहुत सी गंभीर समस्याएं जो OSM पोर्टल में थी उसको रख दिया था, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एग्जामिनर अकाउंट्स। और साथ ही साथ उसने ये भी दिखाया था कि संभावना है कि कोई अनधिकृत, जिसको मतलब अप्रूवल नहीं है एग्जामिनर अकाउंट्स को छूने का, वो भी वहाँ पे एक्सेस ले सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मार्क्स, और मार्क्स को भी उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब लोग अनऑथराइज्ड तरीके से उस वेबसाइट में जाकर हैक कर मार्क्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ही हैड रिपोर्टेड दीज टू CERT इन फरवरी। कह रहा है कि फरवरी में इस साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने CERT इन को भी रिपोर्ट किया था। CERT इन क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। इसको भी उसने ये सब बातें बता दी थी। मोस्ट रिमेन्ड अनपैच्ड बाई मई, और इसके बावजूद भी ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो मई तक ठीक नहीं की गई थी। मीनवाइल, जबकि टीचर्स इन दिल्ली वर इशूड शो कॉज नोटिसेस व्हेन 12th रिजल्ट स्लम्ड एट द नेशनल लेवल। कह रहा है कि दिल्ली में टीचरों को एक शो कॉज नोटिसेस जो थी वो जारी की गई थी जब क्लास 12 का रिजल्ट नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा गिर गया था, खराब हो गया था। effectively penalizing educators for failures that were structural। कहने का मतलब है कि जो गलती थी वो सिस्टम की थी, वो स्ट्रक्चरल की थी, मगर जो क्लास 12 का रिजल्ट गिरा था उसकी जो गलती मानी जा रही थी वो एजुकेटर्स को, और उसकी जो सज़ा थी वो एजुकेटर्स को दी जा रही थी। टू कंपाउंड मैटर्स, कह रहा है कि चीज़ों को और स्थिति को और ख़राब करने के लिए CBSE हैड simultaneously abolished post result verification of marks for class 12। CBSE ने साथ ही साथ जो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स था, मतलब जो सिस्टम पोर्टल बनाया था कि आप अपने रिजल्ट के बाद अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एबॉलिश कर गया, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। द वेरी सेफ्टी नेट दैट वुड हैव अलाउड एग्रीव स्टूडेंट्स अ फॉर्मल रिकोर्स। और कह रहा है कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो कि इन स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पीड़ित, एग्रीड का मतलब होता है जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो शिकायतग्रस्त हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरीके था, और ये एक तरीके का आधिकारिक उपाय था उनके लिए, फॉर्मल रिकोर्स था जो कि CBSE द्वारा एबॉलिश कर दिया गया था। द वे आउट डिमांड्स मोर देन एन अपॉलजी। कह रहा है कि समाधान की जो आवश्यकता है, वे आउट डिमांड का मतलब है कि समाधान की जो सॉल्यूशन की आवश्यकता है वो इस समय अपॉलजी से ज़्यादा है। मतलब CBSE माफ़ी ना मांगे, वो ऐसे समाधान, ऐसे कुछ सॉल्यूशन निकाले जिससे इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सके। फर्स्ट, पहला क्या होगा? CBSE मस्ट इमीडिएटली रिस्टोर द राइट टू पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन, कि CBSE को तुरंत वो जो राइट टू पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन वाला सिस्टम था उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए, उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। एंड प्रोसेस ऑल पेंडिंग री एवेल्यूएशन रिक्वेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारी जितनी भी पेंडिंग री एवेल्यूएशन रिक्वेस्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से की गई हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। गिवन दैट द फिएस्को वॉज इंस्टीट्यूशनल रादर दैन स्टूडेंट ड्रिवन। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डिजास्टर था, फियास्को मतलब बहुत बड़ी विफलता थी, वो संस्थाओं की थी, ऑर्गेनाइजेशन की थी, ना कि स्टूडेंट्स की। सेकेंड, एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट ऑफ द इंटायर OSM प्रोसेस फ्रॉम स्कैनिंग हब्स टू एग्जामिनर इंटरफेसेस
टू डेटा सिक्योरिटी मस्ट बी कमीशन एंड मेड पब्लिक। कह रहा है कि दूसरी चीज़ ये है कि एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट मतलब एक जांच करानी चाहिए पूरे OSM प्रोसेस की, कि किस तरीके से जो स्कैनिंग हब थे जहाँ पे कॉपियाँ स्कैंड हुई थी वहाँ की जांच हो, किस तरीके से जो एग्जामिनर थे उनका इंटरफेस था कंप्यूटर का उसकी जांच हो, और साथ ही साथ जो डेटा सिक्योरिटी वाला मामला है उसकी जांच हो, और सरकार को एक तरीके से आधिकारिक रूप से इसको कमीशन करना चाहिए, मतलब इसको परमिशन देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट आए उसको पब्लिक करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। थर्ड कह रहा है, तीसरी चीज ये है, अकाउंटेबिलिटी मस्ट रीच द डिसीजन मेकर्स हु ओवररोड टीचर्स वार्निंग्स, नॉट जस्ट द वेंडर। कह रहा है कि ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ वेंडर की नहीं होनी चाहिए, उन डिसीजन मेकर्स मतलब उन्होंने जिन्होंने निर्णय लिया था जबकि टीचर्स ने बहुत बार वार्निंग दी थी, उसको ओवररोड किया था, उसको इग्नोर किया था, उनकी भी होनी चाहिए। एंड फोर्थ कह रहा है कि चौथी चीज ये है, एनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ OSM मस्ट फॉलो जेन्युइन पायलटिंग, कि अगर OSM को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है तो इसको पहले परीक्षण के रूप में लागू करना होगा, पहले एक तरीके से पायलट के रूप में मतलब लोगों के ऊपर टेस्ट करना होगा। रिगरस टीचर ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा कठोर टीचर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, एंड इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, और साथ ही साथ इस प्रोसेस को एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन लेना होगा, तभी जाके ये एक्सपैंड कर सकते हैं। द इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है कि इन OSM में जो खामियां हैं उसका जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एक तरीके से काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है कि इनके ऊपर डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ेगा। क्लास 12 स्कोर्स डिटरमाइन कॉलेज एडमिशन। कह रहा है कि क्लास जो 12 का स्कोर होता है वो ये तय करता है कि कहाँ पे आपका कॉलेज एडमिशन होगा। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी भी तय करता है। एंड इन मैनी इंडियन फैमिलीज, और बहुत से भारतीय फैमिलीज में, द एंटायर आर्क ऑफ अ यंग पर्सन लाइफ, कि किस तरीके से उसकी पूरी जीवन की यात्रा होने वाली है, इसके ऊपर भी क्लास 12 का रिजल्ट जो है निर्भर करता है। A wrongly awarded mark, whether too low due to a blood scan or tempered by a security breach। कह रहा है कि अगर कोई गलत मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे वो ब्लड स्क्रीन की वजह से हो या ब्लड स्कैन की वजह से हो या फिर सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हो, इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल एरर, कि ये सिर्फ एक डेटा एरर नहीं है। स्टैटिस्टिकल एरर मतलब कि जो हम गलत मार्क्स अगर किसी क्लास 12 स्टूडेंट्स के आ गए, ये सोचेंगे एक छोटी मोटी डेटा एरर हो गई, नहीं, इट इज़ अ स्टोलन अपॉर्चुनिटी। ये एक तरीके की उनसे अवसर छीनना होगा कि उनके पास जो अच्छे अच्छे अवसर हैं क्लास 12 की रिजल्ट के बाद वो छिन जाएंगे। CBSE owes its 1.8 million क्लास 12 स्टूडेंट नॉट जस्ट आंसर्स बट जस्टिस। है कि CBSE की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो 18 लाख छात्रों को स्पष्टीकरण दे, बल्कि उनके साथ साथ उनका न्याय भी करे। ठीक है। नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट दैट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इस पैसेज से मेल खाता है और दूसरे नहीं खाएंगे। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इकोनॉमी ओवर टेक्निकल रोबस्टनेस ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उसने एक तरीके से आर्थिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि उनको लो बिड मिली थी, है ना, और ये जो टेक्निकल रोबस्टनेस है मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने नजरअंदाज किया प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। ये तो सही बात है। द ट्रांजिशन टू डिजिटल मार्किंग वॉज इनिशिएटेड आफ्टर कंडक्टिंग मल्टीपल पायलट प्रोजेक्ट्स इन डाइवर्स रीजन। कह रहा है ये जो डिजिटल मार्किंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था बहुत सी जगह में पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे, ऐसा नहीं है। द टेक्निकल ग्लिचेस इन द पोर्टल वर अनफोर्सीन एज नो वार्निंग्स वर इशूड प्रायर टू द रिजल्ट। कह रहा है कि ये जो टेक्निकल ग्लिचेस थे ये पहले पोर्टल में नहीं देखे गए थे क्योंकि किसी तरीके की वार्निंग नहीं मिली थी, ये भी गलत है। टीचर्स वर प्रोवाइडेड विद एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू डील विद द फटीग ऑफ हाई स्टेक्स मार्किंग। कह रहा है कि टीचर को साइकोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया था ताकि वो हाई स्टेक मार्किंग की थकान से डील कर सकें, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। अ रॉन्ग
wrongly awarded mark is not a statistical error, it is a stolen opportunity. What is the purpose of this statement? कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट राइटर ने दिया इसका क्या पर्पज है? To argue that numerical discrepancies in large scale examinations are inevitable and should be expected by students. कह रहा है कि ये तर्क देने के लिए कि ये जो छोटी मोटी डेटा में कमियां हैं, खामियां हैं लार्ज स्केल एग्जामिनेशन में, इसको टाला नहीं जा सकता है और स्टूडेंट को उससे मतलब उनको ऐसी इस तरीके से अपने आप को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है गड़बड़, ऐसा तो नहीं था भैया. टू सजेस्ट, ये दर्शाने के लिए दैट द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन द लैक ऑफ अ प्रॉपर स्कैनिंग इक्विपमेंट, कि ये जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में गिरावट आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि हमारे पास ठीक ठाक स्कैनिंग इक्विपमेंट नहीं है. ये क्या मतलब हुआ? To emphasize that the students should have been more proactive in checking the portal for potential security breaches. कह रहा है इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि वो पोर्टल को चेक करें, किसी पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं हो रहे वहाँ पर. तो स्टूडेंट्स क्यों चेक करेंगे भाई, वो क्यों प्रोएक्टिव हो? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. टू हाईलाइट, ये दर्शाने के लिए दैट एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, ये एक इरिवर्सिबल परिणाम दे सकती है, लोगों का नुकसान कर सकती है ऑन द लाइफ ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ यंग इंडिविजुअल. उनके जीवन का मतलब एक तरीके से ऐसा नुकसान कर सकती है जो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता. हाँ, तो ये ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है. Which of the following statements can be true about the OSM crisis as expressed in the above passage? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो OSM जो संकट है उसके हिसाब से सही है पैसेज के अनुसार. द गवर्निंग बॉडी डिसमेंटल एग्जिस्टिंग ग्रीवियांस रिडल्सल मैकेनिज्म वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन अनवेरीफाइड सिस्टम. हाँ, ये बताया भी गया था कि जो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन वाला सिस्टम था वो CPSE ने उसको ख़त्म कर दिया था और उससे समस्याएं और बढ़ गई थी. तो ये तो ठीक है. द ब्लेम फॉर द डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द सिस्टमिक लेवल टू द इंडिविजुअल एजुकेटर्स. और जो 12th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आया था उसको एजुकेटर्स की गलती मानकर उनके पास शो कॉज नोटिस भेजी गई थी, है ना. तो ये भी सही है. द वल्नरेबिलिटीज इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर आइडेंटिफाइड बट रिमेन अनएड्रेस्ड बिफोर द एवेल्यूएशन बिगेन. कह रहा है कि जो खामियां थी डिजिटल सिस्टम में उसको पहचान लिया गया था, फिर भी उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्व नहीं किया गया मूल्यांकन से पहले. तो ये भी ठीक है. तो ऑल ABC जो है करेक्ट होगा. हमको सिनोनिम बताना है इम्पैकेबल और स्ट्रक्चरल का. इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, खामियां ना हो. स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सिस्टम से संबंधित. अनब्लेमिश का मतलब भी होता है जिसमें कोई खामियां ना हो, और सिस्टमिक का मतलब भी होता है स्ट्रक्चर. तो ये तो आंसर है एकदम. स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है जो एफिशिएंट हो, कोई मतलब नहीं है. ट्रेडिशनल का कोई मतलब नहीं है. तो ये हमारा आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द फ्रेज. ठीक है, समझ में आया कि इस फ्रेज के बारे में हमको बताना है कि क्या ग्रामेटिकल रोल है उसका. टू कंपाउंड मैटर्स CBSE हैड साइमल्टेनियसली abolished पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12. दे वेरी सेफ्टी नेट that would have allowed aggrieved students a formal recourse. A dependent relative clause, appositive phrase, absolute construction, predictive nominative. देखो ये है पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन फॉर मार्क्स 12. ठीक है, ये पूरा नाउन फ्रेज है. उसके बाद इसको ही डिफाइन करने के लिए एक और नाउन फ्रेज आ गया. ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी, एन अपोजिटिव फ्रेज आइडेंटिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग अपॉन द प्रीसीडिंग नॉमिनल हेड पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. ये है आज का क्लोज टेस्ट. ठीक है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ पहले एक बार, फिर करते हैं वहाँ पर. When trailers for Steven Spielberg's Disclosure Day confirm that it deals with extraterrestrials, the internet exploded with dash that it was a sequel dash his 1977 classic Close Encounters of the Third Kind. कह रहा है कि जब स्टीवन स्पीगर की एक फिल्म है जो कि जिसका नाम है डिस्क्लोजर डे, उसका ट्रेलर आया तो उससे ये कन्फर्म हो गया कि वो एक एलियंस के बारे में है वो जो फिल्म है. और जो दुनिया भर मतलब पूरे इंटरनेट में एक न्यूज़ जो थी वो ये छा गई कि ये एक तरीके से 1977 में जो क्लासिक फिल्म थी क्लोज एनकाउंटर, जो इसी डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई थी, वो उसका एक सिक्वल है.
The guesswork becomes so dash that the press notes for the new film cheekily announce it not a sequel to a Close Encounters, sorry internet। कह रहा है कि लोगों ने इतने ज़्यादा अटकलें लगानी स्टार्ट कर दी थी कि जो डायरेक्टर था या उनकी पूरी जो फिल्म टीम थी उसको प्रेस नोट निकालना पड़ा और मजाकिया तौर पे ये कहना पड़ा कि ये क्लोज एनकाउंटर की जो 1977 में रिलीज़ हुई फिल्म थी उसका सिक्वल नहीं है। बट इट डज हैव वेरी डायरेक्ट टाइज, लेकिन उस मूवी के साथ काफ़ी ज़्यादा इसका जुड़ाव है। एमली ब्लंट जो कि वन ऑफ डिस्क्लोजर्स डे स्टार, जो कि एक तरीके से स्टार हैं, अभिनेता हैं डिस्क्लोजर डे की, हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज रिसेंबलिंग अ थर्ड एक्ट अलॉन्ग विद क्लोज एनकाउंटर्स एंड द E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982। उनका कहना ये है कि ये जो फिल्म है ऐसा लगता है कि एक तरीके से तीसरा भाग है क्लोज एनकाउंटर और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी को अगर हम मिला दें तो ये उसका तीसरा एक्ट या तीसरा भाग लगता है। Spielberg himself linked the films in one of the trailers, saying, "I am even more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we are not the only intelligent civilization in the universe." कह रहा है कि स्पीलबर्ग ने खुद भी एक ट्रेलर में ये बोला है कि अब मैं ज़्यादा इस बात पर झुका हुआ हूँ जब मैंने क्लोज एनकाउंटर बनाई थी उसके बाद कि हम ही नहीं हैं इस दुनिया में कि जो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड या फिर इंटेलिजेंट लोग हैं, और भी लोग हैं, मतलब और भी ब्रह्मांड में ऐसे एलियंस हैं जो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। सम ऑफ द इकोज आर ऑब्वियस विद फ्रेंडली क्रिएचर्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स अराइविंग हेयर। कह रहा है कि दोनों ही फिल्म में कुछ ना कुछ समानताएं तो थी, जैसे कि दोनों ही फिल्म में ये दिखाया गया था कि दूसरे प्लैनेट से कुछ फ्रेंडली क्रिएचर्स आ रहे हैं। बट देयर इज अ लेस ऑब्वियस कनेक्शन बिटवीन क्लोज एनकाउंटर्स एंड डिस्क्लोजर डे। कह रहा है कि एक और समानता, एक और कनेक्शन है जो कि लोगों को साफ तरीके से नहीं दिखेगा, मगर है कि as both dash into conspiracy theories about the US government hiding evidence of UFOs। कि दोनों ही फिल्म में एक तरीके से ये दिखाया गया है कि एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी दिखाई गई है यूएस गवर्नमेंट की, जिसमें वो यूएफओ के एविडेंस को छुपा रहे हैं। और टू यूज द अपडेटेड टर्म यूएपी फॉर अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। और कह रहा है कि आजकल हम लोग क्या है कि यूएफओ के जरिए हम यूएफओ की जगह हम यूएपी शब्द का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। Those theories go back to the legendary supposed crash of a UFO in Roswell, New Mexico in 1947। कह रहा है यहाँ पे जो थ्योरीज की बात हो रही है वो उस समय की हो रही है जब यूएफओ जो है वो रॉसवेल में क्रैश कर गया था न्यू मैक्सिको में 1947 में। एंड ओवर द ईयर्स हैव ओनली इंटेंसिफाइड मेकिंग देयर वे इनटू द मेन स्ट्रीम। कह रहा है कि सालों से ये जो बात है ये बस गहरी ही होती आई है और लोगों के बीच अब ये आ चुकी है। Today they resonate in light of the Pentagon's recent underwhelming release of information about reported UAP sightings। कह रहा है कि आज इस बात की ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पेंटागन ने, मतलब यूएस ने एक कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित तो नहीं हुए हैं यूएपी साइटनिंग की, मतलब यूएफओ के देखने वाली जो साइटनिंग उन्होंने वीडियो निकाली है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हुए हैं, मगर इसकी वजह से जो बातें चल रही हैं वो इसी वजह से हैं। Timelier than ever, Close Encounter is a key to Disclosure Day, which is all about revealing the truth about UAP। कह रहा है कि सबसे उपयुक्त समय ये है कि जो ये क्लोज एनकाउंटर है वो एक तरीके से चाबी है डिस्क्लोजर डे की मूवी को समझने की, जो कि सिर्फ इसी बारे में है कि किस तरीके से यूएपी की जो ट्रुथ है उसको रिवील किया जाए। With its bold, expensive visuals, themes of family distress, and the awesome visits of beings from some other planet, Close Encounter holds up as one of the Spielberg's most ambitious and dazzling films। कह रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड और एक्सपेंसिव विजुअल्स थे, मतलब उसमें जो चित्र दिखाए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थे, और उसमें ये भी दिखाया गया था कि किस तरीके से जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं, उसकी पूरी थीम के ऊपर मूवी बनी थी। और ये भी दिखाया गया था किस तरीके से दूसरे प्लैनेट से लोग आकर विजिट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इसी वजह से ये जो क्लोज इनकाउंटर है ये स्पिलबर्ग जो कि डायरेक्टर है उनकी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और अत्यंत शानदार फिल्म थी उनकी। मोस्ट व्यूअर्स आर लाइकली टू रिमेंबर एटलीस्ट अ फ्यू डैश इमेजेस। कह रहा है कि ज़्यादातर व्यूअर्स जिन्होंने वो मूवी देखी होगी उनको याद होगा कुछ ना कुछ ऐसी इमेजेस जो उनके दिमाग में हमेशा बैठी रह गई हैं। रिचर्ड ड्राइफस एज रॉय नेरी। कह रहा है कि रिचर्ड ड्राइफस जो कि एक रॉय नेरी की तरह वहाँ पे काम कर रहे थे, एंड ऑर्डिनरी फैमिली मैन जो कि एक सामान्य फैमिली मैन की तरीके थे, हु सीज अ यूएफओ जिसने यूएफओ देखा था, सिट्स एट द डिनर टेबल बिल्डिंग मैश पोटैटोज इनटू द शेप ऑफ जाइंट रॉक। और वो वहाँ पे डिनर टेबल में बैठे हुए थे और मैश पोटैटो से एक जाइंट रॉक बना रहे थे। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए,
prognostication, speculation, verisimilitude, corroboration. इंटरनेट एक्सप्लोडेड विद डैश दैट इट वॉज अ, किस चीज़ से जो पूरा इंटरनेट था एक्सप्लोड कर गया था? प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी। यहाँ पे भविष्यवाणी मीनिंग तो आ नहीं रही है, प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकलें लगाना, गैस लगाना। हाँ, हो सकता है लोग गैस कर रहे थे कि ये सिक्वल तो नहीं है पुरानी मूवी का, हो सकता है। वेरसिमिलिट्यूड का मतलब होता है कि एक तरीके से ऑथेंटिसिटी, ठीक है, वास्तविकता। कॉरबोरेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन या फिर वेरिफिकेशन, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा? बी होगा। डैश हिज 1977 क्लासिक, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? सिक्वल लिखा हुआ है। सिक्वल के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ, ऑन, थ्रू का मतलब नहीं है, टू ही जो है वो फिक्स होता है। सिक्वल टू हिज 1977 क्लासिक। द गेस वर्क बिकम सो डैश दैट द प्रेस नोट्स फॉर द न्यू फिल्म, कह रहा है कि गेस वर्क इतना ज़्यादा तेज हो गया था, इतना ज़्यादा फैल गया था कि उनको एक तरीके से प्रेस नोट देना पड़ा था कि भैया ये सिक्वल नहीं है। क्या होना चाहिए? सिस्टमिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चरल। एंडेमिक का मतलब किसी लोकल एरिया में कोई चीज़ लगातार मौजूद हो, प्रेवलेंट हो। रैम्पेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से फैलना, बेकाबू होकर। लोकलाइज का मतलब होता है किसी जगह पर रिस्ट्रिक्ट रहना, ठीक है, या फिर कन्फाइंड रहना। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा? रैम्पेंट था, कि ये जो गेस वर्क था वो रैम्पेंट हो गया था। बट इट डज हैव अ वेरी डायरेक्ट टाइज, ये देख चुके हैं क्या था? एज बोथ डैश इंटू कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज अबाउट द यूएस गवर्नमेंट। हाँ, बट देयर इज अ लेस ऑब्वियस कनेक्शन बिटवीन क्लोज एनकाउंटर्स एंड डिस्क्लोजर्स डे। कह रहा है कि इन दोनों में एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कनेक्शन था जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, क्योंकि दोनों में ही ये दिखाया गया था कि ये जो कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी थी यूएस गवर्नमेंट की। क्या होना चाहिए यहाँ पर? टैप। टैप का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। लुक का कोई मतलब नहीं है। रन का मतलब नहीं है। बस्ट का मतलब नहीं है फटना। तो यहाँ बेस्ट क्या है? टैप है, कि दोनों ही मूवी में इस बात का फ़ायदा उठाया गया था, एज बोथ टैप इन टू कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज अबाउट द यूएस गवर्नमेंट हाइडिंग एविडेंस ऑफ यूएसए, ठीक है। क्लोज इनकाउंटर्स होल्ड अप एज वन ऑफ Spielberg's most ambitious and dazzling films. Most viewers are likely to remember at least a few dash images. कह रहा है कि ज़्यादातर व्यू जो लोग थे जिन्होंने वो मूवी देखी थी, उनके दिमाग में आज भी वो कुछ इमेजेस रह गई होंगी। एथेरियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, है ना, डेलिकेट, कोई मतलब नहीं है। विसरल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको हम कभी भी भुला ना सकें, जो हमेशा रहे, ठीक है। सबलाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शानदार, महान, मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, ये होगा हमारा इनडेलिबल, कि यहाँ पे इनडेलिबल इमेजेस हैं, जो उस मूवी की कभी ना भुलाने वाली इमेजेस हैं, वो लोगों के दिमाग में आज भी होंगी, ठीक है। ये पहला नंबर है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्रिवन बाई दिस ऑब्सेसिव फोकस ऑन फिजिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन, my logistical preparation expanded into digital sourcing for mandatory technical apparel like specialized wilderness merino wool। कह रहा है क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा फिजिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपने शरीर को बचाऊं, तो जो लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन थी, काम की चीज़ों की प्रिपरेशन थी, वो अब मैं एक तरीके से डिजिटली मैं चीज़ों को ढूंढ रहा था। और उसमें क्या क्या शामिल था? एक टेक्निकल अपैरल, मतलब एक ख़ास तरीके का कपड़ा जो शामिल था, जो कि बनाया गया था एक वाइल्डरनेस के लिए, मतलब जंगली माहौल टाइप के लिए बनाया गया था। और वो किससे बनाया गया था? मैरिनो वूल से बनाया गया था। कन्फ्रंटिंग अ सीवियर केस ऑफ मिड लाइफ बर्नआउट एट द एंड ऑफ 2025, I impulsively accepted an old friend's invitation to embark on a demanding 4-day wilderness trek। कह रहा है क्योंकि मैं 2025 के अंत तक अब एक मध्य अवस्था में था अपने जीवन के, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को झेल रहा था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। तो मैंने बिना सोचे समझे अपने पुराने फ्रेंड का इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक जर्नी में जाने के लिए, जो कि एक जंगल की पैदल यात्रा थी। Furthermore, compounding that intense gear procurement anxiety, my exhaustive internet search history quickly devolved into a tracking down affordable plus size layers to survive the notorious Tasmanian climate। कह रहा है कि इसके अलावा
जो मेरी एक तरीके से चिंता थी कि बहुत से जो मैं सामान कपड़ों को रख लूँ, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उसकी जो इंटरनेट सर्च हिस्ट्री थी वो इन्हीं सब चीज़ों से भर गई थी। वो अफोर्डेबल और प्लस साइज़ का एक तरीके से कपड़े ढूंढ रहे थे ताकि जो तस्मेनियन क्लाइमेट है जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम है उसमें वो सर्वाइव कर सके। हाउएवर, हालांकि एज एन एब्सोल्यूट अडल्ट रूकी अटेम्प्टिंग अ मल्टी डे हाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि क्योंकि मैं एक तरीके से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरा पहली बार था कि मैं मल्टी डे हाइक के लिए जा रहा था, आई इंस्टेंटली रियलाइज दैट द सर्वाइविंग दिस ग्रूलिंग फिजिकल ऑर्डियल विद माई डिग्निटी इंटैक्ट वुड रिक्वायर रिगरस सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। कह रहा है कि मुझे तुरंत एहसास हो गया था कि ये जो इतना थका देने वाला फिजिकल ये यात्रा होगी, ये जो परीक्षा होगी, अगर मैं इसको सम्मान के साथ इस यात्रा को पूरा करना चाहता हूं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और रिगरस प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? हाउएवर से स्टार्ट नहीं कर सकते, फर्दरमोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो ए से कर सकते हैं या तो बी से कर सकते हैं। अब बी को देखो, इसमें ये कह रहा है क्योंकि अब वो 2025 के अंत में एक तरीके से मिड लाइफ में है और उसने तुरंत अपने दोस्त का ऑफर जो है वो स्वीकार कर लिया एक यात्रा में जाने के लिए, वाइल्डरनेस में जो वो जर्नी करने जा रहे हैं वहाँ पे। अब देखो डी के साथ देखो एक पेयर बना रहा है, कह रहा है कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं था इन सब ट्रैकिंग के बारे में, जो मल्टी डे हाइक थी उसके बारे में, इसीलिए मुझे तुरंत रियलाइज़ हो गया कि इतनी थका देने वाली यात्रा के लिए मुझे अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। तो बी डी हो गया। अब कह रहा है कि देखो कि इसी फिजिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो मेरी तैयारी थी वो डिजिटल सोर्सिंग की तरफ चली गई और जहाँ पे मैं टेक्निकल कपड़ों को ढूंढने लगा जो कि एक खास मैरिनो वूल से बने होते हैं। तो बी डी ए और बाद में लास्ट में होगा हमारा सी। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ए, बी डी ए सी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।